ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं सोशियोलॉजी को। चैप्टर 1 हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर 1 में आज का टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक 1B। ये टॉपिक में क्या क्या आता है इसमें हम डिस्कस करेंगे। एक तो टॉपिक लिखा हुआ स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, स्कोप एंड कंपैरिजन। पहला पार्ट है जो ये वाला वीडियो है, इसमें मैं स्कोप डिस्कस कर रहा हूँ। अगले पार्ट में जो सेकंड पार्ट बनाएंगे उसमें कंपैरिजन करेंगे और सोशल साइंसेज से, पॉलिटिकल साइंस से एंड फिलॉसफी, हिस्ट्री एट्सेट्रा। तो यहाँ पर स्कोप पर बात शुरू करते हैं। क्या मतलब क्या हुआ इस बात का? तो हमारे जो टॉपिक्स थे पेपर चैप्टर 1 के 3 टॉपिक हैं। अभी हम सेकंड टॉपिक कवर कर रहे हैं। ओके, तो क्योंकि हमने बताया था एजेंडा क्या, हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे डिटेल में ताकि आपको यहाँ वहाँ ज़्यादा भटकना ना पड़े। एंड आई एम होपिंग कि आपने जो किताब थी, जो इग्नू पढ़नी है वो सब साथ साथ पढ़ रहे हो। रिट्जर पढ़नी है, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं घूमेंगे जब हर लंबस आएगी, क्योंकि देखो कोई भी किताब ना कवर टू कवर नहीं पढ़नी, पूरी किताब कोई भी नहीं पढ़नी। तो रिट्जर में चैप्टर 1 आपने पढ़ना शुरू कर देना है। आज चैप्टर 6 का भी हम कुछ कुछ वहाँ से सामान निकाल के यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। चैप्टर 1 में यहाँ अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर 1 कल शुरू हो गया था एंड आज रिट्जर का चैप्टर 6 पढ़ना है हमने। तो रिट्जर एक किताब है, एक हर लंबस खरीदनी पड़ेगी आपको। इग्नू नेट पे अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा सामान खरीदने के लिए आपको नहीं कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि और क्योंकि रिटेन भी तो करना है हमें, रिटेन करके रिप्रोड्यूस करना है। आप खुद देखोगे आज कि कितना कुछ है रिटेन करने के लिए अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं। ठीक है, ओके। यहाँ काम शुरू करते हैं स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूं तो मैं उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूं, क्या स्कोप है उसका। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको मैं सिंपल एग्जाम्पल बताऊंगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री लेट्स से अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। केमिस्ट्री की एप्लीकेशन हो सकती है बहुत सारी, केमिकल्स पे, केमिकल्स के आगे देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड एटसेट्रा एटसेट्रा। मैथ की एप्लीकेशन देखो अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल लें तो कहाँ कहाँ हो सकती है, बहुत जगह मैथ की एग्जांपल है। तो हम बात कर रहे हैं स्कोप। लेट्स से अगर मैं आपको पूछूं कि सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, क्या सोशियोलॉजी का स्कोप तब भी हमेशा से उतना ही रहा है जितना आज है? नहीं, उतना नहीं रहा। स्कोप बढ़ता गया। शुरुआत में सोशियोलॉजी बहुत ही एक नैरो विजन से शुरू की गई थी। आई वुड नॉट से विजन, एक नैरो जो सब्जेक्ट से शुरू की गई थी। विद टाइम उसमें नई नई एडिशंस होती गई एंड लोग नए नए विचारधाराएं लाते रहे। सब्जेक्ट बहुत एक्सपांड हो गया। कुछ बात समझ आ रही है कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? अगर मैं बताऊं प्रिसाइजली सब्जेक्ट मैटर की, कि जो हम क्या क्या चीज़ें सोशियोलॉजी में पढ़ सकते हैं, किन किन प्रॉब्लम्स के बारे में। लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से मुझे अगर कोई, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मुझे लेट्स से कोई मेरे सर में दर्द हो रहा है तो ये किस सब्जेक्ट मैटर के स्कोप में आएगा? सर में दर्द होना, ये बायोलॉजी की आएगा। ठीक है जी, तो बायोलॉजी का स्कोप है वो वाला। ठीक है जी। अच्छा, अगर मुझे कैलकुलेट करना है कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, तो कहीं ना कहीं मैथ के दायरे की बात हो रही है। सिमिलरली सोशियोलॉजी का भी कुछ स्कोप है, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स सोशियोलॉजी सॉल्व कर सकती है और वो डिस्कस करती है। तो हम वही बात कर रहे हैं कि सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ से बातें शुरू हुई हैं एंड कहाँ पहुँच गई। कुछ समझ आया स्कोप? क्योंकि अगर आपको ये बेसिक सी बात समझ आ जाएगी तो आगे चैप्टर समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो स्कोप के बारे में हम बात करें कि पहले एक अलग से डिसिप्लिन आया था। मैंने आपको कल इसके लिए वर्ड दिया था, क्या दिया था? बॉडी ऑफ नॉलेज। सोशियोलॉजी एक अलग बॉडी ऑफ नॉलेज बननी शुरू हुई क्योंकि बहुत ही हमने देखा यूरोप में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे थे, सोशल चेंज एंड उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो सोशियोलॉजी एक नई कुछ बॉडी ऑफ नॉलेज, एक नया सब्जेक्ट, नया डिसिप्लिन बन के सामने आता है। तो इसी चीज़ों ने, इन्हीं प्रॉब्लम्स ने, इन्हीं बदलाव ने इनिशियल स्कोप को गाइड किया कि भाई हमारी बस ये जो प्रॉब्लम चल रही है अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, इसको आप सॉल्व कर दो, हमारे लिए बहुत है। ठीक है, तो वो इनिशियल स्कोप था। लेकिन विद टाइम ये बढ़ता गया स्कोप, नई नई प्रॉब्लम्स सोशियोलॉजी सॉल्व करने लगी क्योंकि नए नए लोग आए, नए नए थिंकर्स आए। ठीक है, ओके। हम इसको डिफरेंट फेजेस में स्टडी कर सकते हैं ताकि हमें समझना आसान रहे, ताकि हमारा आंसर अच्छा लिखे। ठीक है जी, हम डिफरेंट फेजेस में स्टडी करते हैं। 3 फेज बनाएंगे इसके हम ब्रॉडली। पहला फेज, ये जब हमने कल मैंने आपको मैंने बोला था चैप्टर 1 पढ़ोगे रिट्जर, उसमें आप पढ़ोगे ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं यहाँ पे कमेंट्स में कि क्या एक एक चीज़ डिटेल में पढ़नी है? नहीं, डिटेल में एक एक चीज़ नहीं पढ़नी। रिट्जर में जितनी गिवन है उतनी बहुत है, अगर वो ज़्यादा है कम है। रिट्जर अप्रॉक्सीमेटली 20-21 पेज में आपको सारा का सारा समझा देता है, इनिशियल कहानी, सोशियोलॉजी कहाँ से आई, कहाँ गई, एंड जो हमने डिस्कस किया है कहीं ना कहीं हमने उसको समराइज ही किया है कल। ठीक है, ओके। तो 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे आके सोशियोलॉजी की नींव रखते हैं एंड 1880 तक सिमिलर सी ही बात चली है, उसको इनिशियल फेज कहते हैं। उस पहले फेज में हुआ क्या? 1880 तक
सोशोलॉजी मैक्रो पे ध्यान दे रही थी। मैक्रो मतलब कि बिल्कुल बस समाज को एक बड़े लेवल पर ही देख रही थी, वो इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही थी। ठीक है जी, जैसे मान लो समाज में फैमिली एग्जिस्ट करती है, अगर फैमिली या फिर लेट्स से समाज में मैरिज नाम की कोई चीज़ है, तो उसी की बात हो रही है। दैट्स इट। इंडिविजुअल क्या समझता है फैमिली को, क्या नहीं। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि आप फैमिली को क्या समझते हो, कोई फैमिली कोई अगर इमेजिन करेगा भाई बहन, कोई पेरेंट्स इमेजिन करेगा, ठीक है जी। एंड कोई हो सकता है कि किसी के लेट से कोई ऑर्फन हो, उसके घर में अगर पेरेंट्स या भाई बहन नहीं है, तो वो कुछ और तरह से फैमिली इमेजिन करेगा। हर तरह से इंडिविजुअल अलग तरह फैमिली इमेजिन कर रहा है। लेकिन जो इनिशियल फेज वाले मैक्रो वाले हैं, ये कह रहे हैं बस एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है फैमिली की, कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है मैरिज की, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे रिलीजन एंड जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, वो जो जितनी भी समाज में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सबकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, मैक्रो अंडरस्टैंडिंग होती है। हमें माइक्रो में घुसने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इंडिविजुअल क्या समझता है। तो इसीलिए इनिशियल फेज मैक्रो वाला फेज है कि बस ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, माइक्रो में नहीं घुसेंगे कि इंडिविजुअल क्या समझता है, उसकी बात नहीं होगी। आगे बढ़ते तो मैक्रो है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ मैक्रो यूनिट्स। ऑगस्ट कॉम्टे ने नाम भी दिया सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। जो चीज़ें कभी नहीं बदलती उसको स्टैटिक्स बोलता है, जो बदलती हैं वक्त के साथ उनको डायनामिक्स बोलता है। वर्ड भी कहाँ से बोरो कर रहा है, साइंस से बोरो कर रहा है। सेंट साइमन सोशल फिजिक्स बोलता है इसको कि मैक्रो को देखो आप, दैट्स इट। अंदर ज़्यादा डिटेल में इंडिविजुअल के लेवल पे घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कीवर्ड बनाएंगे एंड में हम कि कैसे याद करें। इंडक्टिव अप्रोच है। इंडक्टिव का मतलब कि एक्सपेरिमेंट करते रहो। अच्छा, अगर मैंने एक जगह देखा ठीक है जी, दूसरी जगह देखा तब भी यही पैटर्न, तीसरी जगह देखा पैटर्न यही है। मल्टीपल जगह मैंने देखा कि एक ही तरह का पैटर्न होता है समाज में, तो मैंने मल्टीपल अपनी ऑब्जर्वेशंस के बाद मैंने क्या बना दी, एक थ्योरी बना दी। ठीक है जी, यहाँ भी ये था, यहाँ भी सब जगह सेम ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो थ्योरी बन सकती है मेरी। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में क्या हमने ये लिखते हैं, एम्पीरिसिज्म। एम्पीरिकली इस्टेब्लिश्ड चीज़ें हैं, मतलब कि हमने सामने होती हुई देखी हैं मल्टीपल टाइम्स, उसी के बेसिस पे मैं थ्योरी बना रहा हूँ। तो इनिशियल सोशियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट की तरह सोचते थे, जैसे मान लो फिजिक्स वाला साइंटिस्ट जिसने तारों को घूमते हुए देखा, ठीक है जी, चांद को देखा, सूरज को देखा, उसने इसी तरह से इनिशियल सोशियोलॉजिस्ट थे, वो भी एम्पीरिकली चाहते थे काम करना। ठीक है, कॉम्टे बोलता है उसको सोशल पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म भी आपने कल अगर पढ़ा हो रिट्जर में, पॉजिटिविज्म क्या होता है 4-5 लाइनों पे समझाया हुआ है। हम इसको चैप्टर 2 में डिस्कस भी करेंगे और डिटेल में। अभी बस आप बात समझो, क्योंकि ना देखो कुछ ये चीज़ें आएंगी पेपर में ड्रॉप करनी है आपको। ये कॉम्टे ने क्या कहा, साइमन ने क्या कहा, इनिशियल सोशियोलॉजिस्ट है, इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या दी, ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी, कि हर्बर्ट स्पेंसर बोलता है कि और जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म जिस तरह से होता है उसी तरह से समाज भी होता है। आपको मैं समझाता हूँ कैसे। वो बिल्कुल ब्रॉडली देखो, जैसे मान लो कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है पहले, जैसे ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले सेल्स हैं, सेल्स बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं, सेल्स इकट्ठे होकर बनाते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं आपके ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं बॉडी में, बॉडी से इससे क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। तो ये ऐसा होता है। स्पेंसर बोलता है पैरेलल ही चल रहा है समाज में कि कोई इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल इकट्ठा होता है, लेट्स से वो बना देता है फैमिली, और वो फैमिली इकट्ठी होती हैं, वो बन जाती है कोई कम्युनिटी। ठीक है जी, कोई कम्युनिटी बन जाती है, एंड कम्युनिटी इकट्ठी होकर क्या बहुत सारी कम्युनिटीज़ अलग अलग तरह की बना देती हैं सोसाइटी। तो ये कह रहा है कि हम इसी तरह से हम इंडिविजुअल को सेल से कंपेयर इस तरह से सिमिलरली कंपेयर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी। तो हम कर क्या रहे हैं, अगेन वो कह रहा है कि मैं आपको लाइव दिखाता हूँ चीज़ें चलती क्या हैं जिंदगी में, एप्लीकेशन होती हुई दिखेगी आपको ब्रॉडर लेवल पे। ऐसे बात करते हैं वो मैक्रो पे जाते हैं, माइक्रो की बात नहीं करते, मैक्रो पे जाते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें आ गई, मैक्रो, एक आ गया इंडक्टिव, एंड तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये याद रखेंगे हम, कैसे आपको कीवर्ड बताऊंगा मैं। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव मतलब जो भी ह्यूमंस की प्रॉब्लम चल रही हैं उनके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। ह्यूमनिस्टिक, हमें इंसान की ज़िंदगी बेहतर बनानी है। तो इनिशियल फेज को याद करने का तरीका क्या होता है, हिम, इसको हम हिम फेज भी बोलते हैं अपने दिमाग में याद करने के लिए। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, इंडक्टिव पर्सपेक्टिव एंड मैक्रो। ठीक है जी, माइक्रो की बात नहीं करेंगे, कुछ याद रहेगा, ओके, बहुत ही अच्छी बात। सेकंड फेज आता है 1880s 1940s तक। इसमें अब क्या होता है, स्कोप वाइडन हो रहा है। मैक्स वेबर नाम का एक थिंकर आएगा जिसको हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में आगे जाके। वो बोलेगा माइक्रो के बारे में जानना जरूरी है, कि इंडिविजुअल क्या सोचता है पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो जानना जरूरी है। वही कहते असली डिसाइड करेगा कि सोशियोलॉजी क्या है। तो इसीलिए इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैक्स वेबर के साथ हमेशा जुड़ा हुआ पाओगे आप, कि इंटरप्रेट करो कि एक इंडिविजुअल ने क्या समझा,
कि एक इंडिविजुअल ने पर्टिकुलर इवेंट से क्या समझा, इंडिविजुअल फैमिली को कैसे समझता है, इंडिविजुअल मैरिज को कैसे समझता है, रिलीजन के बारे में क्या सोचता है, एटसेट्रा, वो इंटरप्रेट करो। वो मैक्स वेबर ने उस पर्टिकुलर स्कूल की शुरुआत की है, ठीक है, ओके। डरखाइम कह रहा है नहीं, डरखाइम अपने पुराने विचारों पे जो पुरानी जो चली आ रही है एक विचारधारा सोशियोलॉजी की, मैक्रो। डरखाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, हमारे जो 6 थिंकर्स हमें पढ़ने उसमें से एक थिंकर है डरखाइम, वेबर भी उसमें से एक है। डरखाइम क्या बोलता है कि नहीं, जो हमारे ऑगस्ट कॉम्टे, सेंट साइमन कह रहे हैं वो बात ठीक है, मैक्रो यूनिट्स को ही स्टडी करना एक अच्छी बात होगी, ठीक है। आप देख रहे हो सोशियोलॉजी 2 टुकड़ों में बन चुकी है, एक माइक्रो वाला स्कूल चल रहा है, एक मैक्रो वाला स्कूल आ जाएगा 2 टुकड़ों में। वो कह रहा है कि इसका नाम रखेगा डरखाइम सोशल फैक्ट्स, कि हमें सोशल फैक्ट्स समझने चाहिए, फैमिली, मैरिज, रिलीजन एटसेट्रा, ठीक है। आगे तो इसीलिए अब होता क्या है, सोशियोलॉजी इतनी फैल रही है 1880s के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाने लगी, ठीक है। एंड इसलिए सोशियोलॉजी 2 स्कूल में टूट गई, एक कहलाया फॉर्मल स्कूल और एक कहलाया सिंथेटिक स्कूल। अब ये स्कूल क्या होते हैं, आपको अलग से पेपर में सवाल पूछ सकते हैं, फटाफट देख लेते हैं। फॉर्मल स्कूल क्या होता है, ये कह रहे हैं कि माइक्रो पे ध्यान दो, कि सोशल एक्शन किसी ने पर्टिकुलर कोई चीज़ कोई काम किया, क्यों किया, पापा की किसी ने बात मानी, अगर किसी बच्चे ने क्यों मानी, ठीक है, गुरुजी ने कुछ बोला कि करो तो बच्चों ने क्यों किया, कहते एक एक चीज़ पर देखो, कोई मानता है बात, कोई नहीं मानता। माइक्रो वाले तो ये बोलते हैं कि देखो हर इंडिविजुअल अलग तरह से बिहेव कर रहा है, तो वो जानना जरूरी है समाज में ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एंड इसीलिए बोल रहे हैं सोशियोलॉजी मेक्स एब्स्ट्रैक्ट जनरलाइजेशंस अबाउट कॉन्क्रीट रियलिटी, कहते रियलिटी तो है सामने दिख रही है कि गुरुजी बैठे हैं, ठीक है, तो लेकिन हर बच्चा उनकी बात नहीं मान रहा। तो इसके कारण क्या देखने हैं, ये कांत, इमानुअल कांत का इन्फ्लुएंस है। इमानुअल कांत ने पहली बार कहा था कि हमें माइक्रो में जाके देखना चाहिए, ठीक है। इमानुअल कांत के बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, ना ही रिट्जर में बहुत गिवन है, आप इग्नू में फिर भी बात की जाती है, लेकिन इतना आई विल नॉट रियली सजेस्ट कि बस कांत का ये जानो, कांत ने माइक्रो के स्कूल की शुरुआत की थी, उसी से आगे चलते हैं। ये वर्ड याद रखना है, मैंने कीवर्ड शॉर्ट फॉर्म इसी का बनाया, हम बार बार यूज करेंगे, SUOR। SUOR क्या होता है, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्टिव होता है एक इंडिविजुअल क्या सोचता है उसके बारे में, एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि भाई पूरा समाज देखें, समाज क्या सोचता है, ओवरऑल ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग क्या है। लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल कहाँ सिचुएटेड है, आप बोलोगे आगरा में सिचुएटेड है, तो ये सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है या ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, भाई ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव आगरा में है तो है। सब्जेक्टिव क्या होगा कि क्या ताजमहल सुंदर है, कोई कहेगा हाँ सुंदर है, कोई कहेगा नहीं सुंदर है, ठीक है, ये कहलाएगा सब्जेक्टिव, कि किसी को अच्छा लग रहा है किसी को नहीं लग रहा। तो अब ये जो माइक्रो वाले हैं, माइक्रो वाले क्या बोलते हैं कि हर चीज़ सब्जेक्टिव है, कहते हैं आप उसको ऑब्जेक्टिव हाँ हो सकती है, लेकिन हर इंसान उसको अलग तरह से परसीव करता है, अलग तरह से परसीव करेगा, कोई इसको अच्छा, कोई बुरा, कोई इसको अप्रिशिएट करेगा, कोई नहीं करेगा, एटसेट्रा। तो इसीलिए हमें सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग जाननी जरूरी है, उस पर थ्योरीज बनाएंगे, देखना बड़ी मजेदार थ्योरीज हैं, पेपर में पूछी भी जाती हैं। तो इसलिए स्टडीज ऑब्जेक्टिव रियलिटी एज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, कि क्या इंटरप्रेट करें। तो फॉर्मल स्कूल में जर्मन, क्योंकि इमानुअल कांत भी जर्मन था, उसी के आगे जर्मनी में पूरा ट्रेडिशन शुरू हुआ। चैप्टर 1 है पूरा, जो हमारे सेकंड जो पार्ट है उसका रिट्जर का, उसमें बात होती है, वेबर आता है उसमें, इंटरप्रेटेटिव स्कूल शुरू करेगा, ठीक है जी। सिंबल, बस ये नाम याद करो इनके एक एक पॉइंट, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, पेपर में आपके पास जगह ही नहीं है। आपको 10 मार्कर जो सवाल पूछे जाते हैं, 10 मार्कर में 150 वर्ड्स के आसपास लिखने होते हैं, आपके पास जगह ही नहीं होती। 10 मार्कर सवाल आते हैं कि फॉर्मल स्कूल के बारे में बता दो, जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बता दो, इतना कुछ है बताने के लिए। आपको ये सामान, आपके पास सामान एक्स्ट्रा है जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जॉर्ज सिमल ने बोला कि जैसे वेबर ने तो इंटरप्रेटिव स्कूल की बात की, हमें इंटरप्रेट करना चाहिए, इंडिविजुअल ने ऐसी बात किया, ये काम क्यों किया। सिमल आगे बोलता है कि इंटरैक्शन की बात करेगा सिमल, कि कोई फॉर्मल तरह से हो रही है इंटरैक्शन, कोई इनफॉर्मल तरह से हो रही है, एंड उसमें जो इंटरैक्टेंट हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं, उनका बिहेवियर बहुत वेरी करता है। अगर वो एक दूसरे को जानते हों तो अलग तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रेंजर हो अलग तरह बिहेव करते हैं। तो इस तरह हुआ क्या कि वो इंडिविजुअल के ऊपर जाके फोकस कर रहा है, ठीक है जी। अगेन मैक्रो, ये कौन से हैं अपने बंदे, ये हैं माइक्रो वाले बंदे सारे के सारे, कि इंडिविजुअल जो उनको जानता होता है उनसे अलग बिहेव करता है, स्ट्रेंजर से अलग बिहेव करता है। कहता है अगर ये इनका बिहेवियर ही समाज में वेरी करता है तो हमें इंडिविजुअल के बारे में ही पढ़ना चाहिए, हम क्यों पढ़ें समाज के बारे में ब्रॉडर लेवल पे। अब आगे जो एक्स्ट्रा बंदे आ रहे हैं बस इनके नाम याद करो, इन्होंने क्या आइडिया दिया, क्विकली बस ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अल्फ्रेड वियरकांत ये बोलता है कि समाज तो सोशल तो है ही है, साइकिक भी है, दिमाग के अंदर। साइकिक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें, जो प्रोसेस दिमाग के अंदर चल रहे हैं।
तो इसलिए बोल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें तो हम दिमाग के अंदर चलाते हैं कि ये अच्छा सामने वाला से ऐसे बात करनी है, ऐसे ये बात करनी है। तो इसलिए कहते हैं सोशोलॉजी तो सोशल नहीं है सिर्फ, इसमें साइकिक बातें भी हैं बहुत सारी, एंड हमें उसको डिस्कस करना चाहिए। लियोपोल्ड वैन वीज ये आता है। वैन वीज बोलता है कि एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव हमें बिहेवियर में अगर याद हो जाए तो ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा दे जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे समराइज है। तो एंड फर्डिनेंड टोनीज याद कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टोनीज आके क्या समझाता है आपको? टोनीज बोलता है कि दो तरह के ग्रुप हैं आपके पास, ये हैं गेमेनशाफ्ट, एक तो गेमेनशाफ्ट है आपके पास जो छोटी सोसाइटीज़ हैं जैसे रूरल सोसाइटीज़, उनकी कहता स्टडी अलग तरह से होनी चाहिए। एंड एक होता है आपके पास जीजल शाफ्ट। जेजल शाफ्ट जो होता है ये होती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इनमें लोग अलग तरह बिहेव करते हैं। कहते हैं आप एक ब्रॉडर मैक्रो स्टडी नहीं कर सकते, आपको माइक्रो में जाना पड़ेगा। गेमेन शाफ्ट, जेजल शाफ्ट। तो क्विकली रिवाइज करें, फॉर्मल में क्या था? वेबर था, इंटरप्रेटिव बात की इसने। सिमल ने इंटरेक्शन एंड इंटरेक्टेंट की बात करी, स्ट्रेंजर और जो नोन बंदों का अलग बिहेवियर है। वेयरकांत बोलता है कि सोशो साइको, एंड वैन वीज एसोसिएटिव डिसोसिएटिव, एंड टोनीज क्या बोलेगा कि जिमन शाफ्ट एंड गेमन शाफ्ट एंड जेजल शाफ्ट। ओके, याद हो रहेगा आपको। एंड आगे बढ़ते हैं, सिंथेटिक स्कूल, दूसरा स्कूल आ गया। अब यहाँ चाहो 2 मिनट ब्रेक ले सकते हो और अपना रिवाइज कर सकते हो पीछे जाके, क्योंकि चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शुरू के, आपको जितना जानते रहोगे उतना बेटर है। सिंथेटिक स्कूल, सिंथेटिक स्कूल कौन सा है? वो पुरानी विचारधारा जो कॉम्टे वाली, डरखाइम जो चलाएंगे आगे कि हमें मैक्रो ही स्टडी करना चाहिए, एंड सोशोलॉजी तो सब कुछ स्टडी कर सकती है, जो मर्जी ले आओ। इसको हमने नाम क्या देंगे? सोशो सेंट्रिज्म का, कि सोशो तो कुछ भी स्टडी कर सकती है। ये स्कोप को चाहते हैं बहुत ज़्यादा वाइड कर देना, कहते हैं आप कुछ भी चीज़ ले आओ हम स्टडी कर देंगे। जैसे डरखाइम है, डरखाइम ने क्या किया? डरखाइम की हम पढ़ेंगे भी। डरखाइम ने जो सुसाइड था, जो कि अदरवाइज साइको में पढ़ते थे, उसने बोला नहीं, इट इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, कि समाज के कुछ ऐसी फोर्सेज होती हैं जो बंदों को सुसाइड करने में मजबूर करती हैं। तो उसने सुसाइड को भी सोशल प्रॉब्लम, सोशल बना दिया, साइको से खींच लाया। डिवीजन ऑफ लेबर करके जो चीज़ होती है, इकोनॉमी पढ़ते थे उसको, उसने बोला नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर तो सोसाइटी में होती है, पापा कुछ और कर रहे हैं, मम्मी कुछ और कर रही हैं, ठीक है, बच्चे कुछ और कर रहे हैं, घर का काम मिल बांट के करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होती है, काम चलता रहता है। तो ऐसे उसने बहुत सारी चीज़ें जो ये एग्जिस्ट करती थी किसी और सब्जेक्ट में, डरखाइम खींच लाया, जो सोशोलॉजी में डाल दी, उससे सोशोलॉजी का स्कोप बहुत वाइड कर दिया। उसने बोला सोशो तो हर कुछ पढ़ सकती है, यू जस्ट नेम द थिंग। थैंक गॉड कुछ कैलकुलेशन और वो नहीं लेकर आया, अदरवाइज हमें कैलकुलेशन वगैरह भी पढ़नी पड़ती। तो ग्रैंड थ्योरीज बनाई डरखाइम ने, हम पढ़ेंगे डिटेल में। पीटरिम सोरोकिन ये भी बोलता है कि बस ब्रॉडर लेवल पे पढ़ो। एक होती है जनरल सोशोलॉजी जो दुनिया भर में सेम है, फैमिली, रिलीजन, कहते हैं सब जगह सेम है, इसकी ब्रॉडर थ्योरीज बनाओ। सोरोकिन ने हार्वर्ड में जाके सोशोलॉजी को बहुत एक्सपैंड किया, ठीक है। एंड सोरोकिन बोलते हैं कि स्पेसिफिक सोशोलॉजी होती है, जैसे कि इंडिया में कास्ट, अमेरिका में रेस, कहते हैं ऐसे स्पेसिफिक सोशोलॉजी, कहते हैं इतना तोड़ सकते हो, इंडिविजुअल पे नहीं जा सकते आप, माइक्रो लेवल पे तो पढ़ना बेवकूफ़ी मानते थे, ठीक है जी। एंड देन कार्ल मैनहाइम का नाम याद रखो, एक नाम तो बहुत सारे हैं, मैं आपको बस चुनिंदा नाम दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइम अगर आप सुन रहे हो तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अदरवाइज बार बार रिवाइज करते रहो, इतना छोटा काम है ये, आप बस इसको रिवाइज करो, वहाँ जाके लिखो, नंबर आ जाते हैं। तो कार्ल मैनहाइम क्या बोलता है? ये बोलते हैं कि समाज के हमें बस स्ट्रक्चर को समझना है, कि कैसे, लेट्स से कि कोई अमीर कोई गरीब, फीमेल मेल में फ़र्क, ठीक है जी, समाज कैसे फ़र्क करता है, एंड ब्रॉडर आइडिया डिस्कस करो। मैनहाइम का ये मानना है। तो बुक भी लिखता है ये, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, हम बार बार इसका नाम लेंगे, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये किताब लिखता है। तो हमारे पास सिंथेटिक स्कूल में 3 इंपॉर्टेंट बंदे कौन है? डरखाइम, सोरोकिन एंड मैनहाइम। डरखाइम ने ग्रैंड थ्योरीज दी, सब कुछ को सोशो में ले आया ये। सोरोकिन ने बोला कि एक जनरल सोशोलॉजी है, एक स्पेसिफिक सोशोलॉजी है, ठीक है, बस इससे ज़्यादा आप इसको नहीं तोड़ सकते। मैनहाइम बोलता है कि स्ट्रक्चर और ब्रॉडर आइडिया डिस्कस करो, खत्म कहानी बस। तो 2 स्कूल हो गए। अब आता है तीसरा स्कूल। अब आप देख रहे हो कहीं ना कहीं कि माइक्रो और मैक्रो में जंग छिड़ी हुई है, माइक्रो एंड मैक्रो में, कि माइक्रो वाले कहते हैं हम ठीक, वो कहते हैं हम ठीक। थर्ड फेज में क्या होगा? दोस्ती, कि फॉर्मल एंड सिंथेटिक स्कूल में दोस्ती हो रहेगी, कि भाई आप एक दूसरे के बिना इमेजिन नहीं कर सकते हम। तो पार्सन्स आएगा सबसे पहले, अगेन हमने पढ़ना है थिंकर। पार्सन किताब लिखता है, सोसा, ऐसे याद रखते हैं हम तो, सोसा करके, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, कहेगा कि आप, हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, आप बस यहाँ पे ये नोट करो। एंड एक किताब लिखेगा एसएस, एसएस का मतलब है सोशल सिस्टम। 2 बुक्स लिखेगा, दोनों में कहेगा कि एक दूसरे के बिना माइक्रो को मैक्रो के बिना, मैक्रो को माइक्रो के बिना इमेजिन करना ही इम्पॉसिबिलिटी है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। पार्सन्स, मर्टन, पार्सन्स का स्टूडेंट, मर्टन भी हम पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि हर इंसान या तो लेटेंट लेवल पे या मैनिफेस्ट लेवल पे कुछ ना कुछ काम कर रहा है, लेटेंट फंक्शन कर रहा है। लेटेंट मतलब क्या होता है? हिडन, दिखते नहीं है। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे लेट्स से
किसी की शादी हो गई, ठीक है जी, शादी हो गई तो उसके बाद घर वाले कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो कि हमें परिवार आगे बढ़ाना है, वंश आगे बढ़ाना है, पता है जो बोलते हैं बहुत कुछ। तो अब जो वो कपल है बच्चे पैदा करता है, तो उसका वो मैनिफेस्ट फंक्शन है कि मैनिफेस्ट कि कपल ने अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए या और आगे ना अपने फैमिली एक्सपैंड करने के लिए बच्चे पैदा किए, ठीक है जी। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, जो काम किसी ने किया वो दिमाग में रख के किया, ठीक है। आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, वो होता है मैनिफेस्ट। लेकिन हुआ क्या, समाज को भी तो नए इंडिविजुअल मिले, ह्यूमन रेस भी तो आगे बढ़ती रहेगी। अगर कपल्स बच्चे पैदा करने बंद कर दें तो ह्यूमंस को आगे कैसे आगे चलेंगे, ह्यूमन नहीं चलेंगे। लेकिन जब मान लो कपल ने जब बच्चे पैदा करने की सोची होगी, ये तो नहीं सोचा होगा ना कि हमें ह्यूमन रेस को आगे ले जाना है एटसेट्रा, नहीं। तो वो क्या होता है, लेटेंट, कि हो गया काम, सोचा नहीं था लेकिन हो गया। समझ रहे हो बात कहीं ना कहीं। लेट्स से कि अगर आप लेट्स से कि सभी लोग जाके अपने कहीं मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में जहाँ पे जाके आप मत्था टेक रहे हो और जाके भगवान को प्रणाम कर रहे हो, तो वहाँ जाके आप अपने कुछ अपने लेवल पे सोच रहे हो कि मुझे क्यों भगवान को नमस्कार करना है, क्यों मुझे भगवान के आगे मत्था टेकना है। लेकिन उससे हो क्या रहा है कि और बहुत सारे लोग वहाँ के मत्था टेक रहे हैं, हो क्या रहा है, रिलीजन चलता रहता है, हो क्या रहा है कि सोसाइटी रीइंफोर्स हो जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो लेटेंट लेवल पे हुआ, आप सोच के नहीं गए थे कि मुझे सभी समाज को इकट्ठा करना है मंदिर में जाके, तो लेकिन हो गया इकट्ठा। तो वो है लेटेंट लेवल पे। लेटेंट इज हिडन, जो दिखता नहीं है। तो लेकिन वो यही बोलता है, मार्टन बोलता है जो लेटेंट फंक्शन है वो मैक्रो है, मैनिफेस्ट फंक्शन माइक्रो है। ये इंडिविजुअल सोच के करता है, ये इंडिविजुअल सोच के नहीं करता है। समाज को बस फायदा, इसका फायदा या नुकसान जो भी होगा हो जाएगा, ठीक है जी। तो हो क्या रहा है, दोनों आइडिया करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं पैरेलली। कोई काम हो रहा है, वही काम के लेटेंट भी है, मैनिफेस्ट भी है, पैरेलली होते रहते हैं, ठीक है जी। सेम पार्सन्स ने बात करी। एंड 3 थिंकर हम यहाँ याद करने, एक है मिल्स आएगा अपना सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन लेके। वो कह रहा है कि हर चीज़ को आप सोशोलॉजिकली इमेजिन करो। जैसे किताब हम पढ़ते हैं, गिडन्स की शुरुआत में आ जाता है सोशोलॉजी ऑफ कॉफ़ी, उसमें पूरी कॉफ़ी की चेन डिस्कस की है कि कॉफ़ी कहाँ घाना में उगाई गई, घाना से उगी, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, उसके बाद करते करते बीन्स रोस्ट हुए, पहुँचे अमेरिका, वहाँ पे लोगों का टेस्ट ऐसे ऐसे हुआ एंड लोग सुबह उठ के कॉफ़ी पी रहे हैं। तो कहते देखो दुनिया के एक किसी कोने में कोई इंसान दूसरे किसी कोने को कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो बस कह रहे हैं बस इमेजिन करो सोशोलॉजिकली कैसे सोसाइटीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं और कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अलग नहीं है, माइक्रो मैक्रो से अलग नहीं है। तो मिल्स आपको ऐसे चाह रहा है इमेजिन करवाना। समझ गए बात। पार्सन्स ने बात करी सोशल एक्शन एंड सिस्टम की, मर्टन ने बात करी लेटेंट मैनिफेस्ट की, मिल्स ने बात करी सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन की। आपको मैं टेस्ट भी लूंगा इसका एंड आई विल आस्क यू कि कितना याद हुआ। गिडन्स, इसकी किताब भी बहुत लोग पढ़ते हैं। गिडन्स ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट अलाइव अभी। एंड गिडन्स यूके में रहता है। टोनी ब्लेयर एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, टोनी ब्लेयर की का ये जो एंथनी गिडन्स वाज चीफ एडवाइज़र, ठीक है, काफ़ी एडवाइस ली टोनी ब्लेयर ने गिडन्स की। गिडन्स क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन में डबल हर्मेनोइटिक्स। ये देखो आपको मैं स्पेशल वर्ड्स दे रहा हूँ, पेपर में ड्रॉप करोगे तो आपका पेपर बाकियों से डिस्टिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, डोंट बी डिसहार्टन्ड, ठीक है, कि ये कितना कुछ है, नहीं, बहुत बहुत थोड़ा सामान है, लेकिन हम बहुत स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, नंबर आते हैं इसी से पढ़ के, ठीक है। गिडन्स क्या बोलता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन में कि डबल हर्मेनोइटिक्स। डबल हर्मेनोइटिक्स का मतलब क्या होता है, वो कह रहा है कि मान लो एक सोशोलॉजिस्ट है, सोशोलॉजिस्ट बैठा हुआ है और किसी इंसान को स्टडी कर रहा है, किसी इंडिविजुअल को स्टडी कर रहा है, ठीक है जी। तो अब ये इंडिविजुअल जो है, ये इंडिविजुअल भी तो किसी के बारे में कुछ सोचता होगा। लेट्स से कि ये इंडिविजुअल मैरिज के बारे में सोचता होगा कुछ, फैमिली के बारे में सोचता होगा कुछ, ठीक है जी। तो कह रहा है सोशोलॉजिस्ट सिर्फ इसको स्टडी नहीं कर रहा, सोशोलॉजिस्ट इसके थ्रू इसको भी स्टडी कर रहा है। तो डबल हर्मेनोइटिक्स। हर्मेनोइटिक्स का मतलब क्या होता है, हर्मेनोइटिक्स इज अ जर्मन वर्ड, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, कि हम कैसे चीज़ों को समझते हैं। कहता है इसलिए एंथनी गिडन्स क्या बोल रहा है कि हम सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं समझ रहे, हम इंडिविजुअल आगे क्या सोचता है उसको भी समझ रहे हैं, डबल लेवल पे चीजें समझते हैं हम, ठीक है। ओके, ऑब्जर्व एंड देन अंडरस्टैंड, कि इसको ऑब्जर्व किया हमने, देन हमने अंडरस्टैंड किया कि इसने इसके बारे में ऐसा क्यों सोचा। डबल हर्मेनोइटिक्स, कि सिंदूर क्यों लगाती हैं औरतें, ठीक है, पहले तो औरतों के बारे में जानो, देन आगे सिंदूर के बारे में जानना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा सिंदूर के बारे में क्यों सोचा होगा, मंगलसूत्र क्यों पहनती हैं, एटसेट्रा। सिंपल एग्जाम्पल है। तो इसीलिए भी इन्होंने भी ब्लेंडिंग को ही जोर दिया है कि माइक्रो और मैक्रो अलग अलग हो ही नहीं सकते, पैरेलली चलते हैं, एक ही साथ होते हैं, ठीक है। ओके, तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग जो हम बाकी हमारे पास अगर क्विक रिवीजन करें तो हमारे पास हुआ क्या, थर्ड फेज में क्या कहानी आती है कि पार्सन्स,
मर्टन, मिल्स, गिडन्स, गिडन्स का डबल हार्मोनेटिक्स डाल दो या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, मजा आ रहा था पेपर वाले पढ़ने वाले को। एंड यहाँ पर हम कहानी अपनी खत्म करते हैं कि कैसे कैसे सोशियोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है। लेकिन हम क्या बोलेंगे कि जो प्रीवियस जो स्कूल चल रहे थे वो भी आगे बढ़ते गए। फॉर्मल स्कूल आगे बढ़ा, फॉर्मल स्कूल में इंडिविजुअल पे ध्यान और बढ़ा। ये वो वाले बंदे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हमें तो माइक्रो पढ़ना है, आप ब्लेंडिंग ब्लूडिंग करते रहो, हमें तो कोई ब्लेंडिंग नहीं करनी, हमें तो अपना अलग ही पढ़ना है, ठीक है जी। फॉर्मल की इंडिविजुअल पे फोकस बनाए रखेंगे, हमें नहीं मैक्रो मुक्रो पढ़ना। तो इसमें एक एथनो मेथोडोलॉजी करके कोई चीज़ आती है एंड फिनोमिनोलॉजी। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पेपर में 10 मार्कर सवाल है इस बारी 2017 मेंस में कि फिनोमिनोलॉजी के बारे में कुछ बता दो। तो फॉर्मल स्कूल वाले ये दो लोग जो हैरल्ड गारफिंकल एंड अल्फ्रेड शुट्ज, इसके बारे में बात करेंगे आगे हम, ये इन्होंने फॉर्मल को आगे एक्सटेंड किया। ओके, आजकल क्या चल रहा है 1980s ऑनवर्ड्स। आजकल तो देखो सोशोलॉजी में जो भी आ रहा है वो इंटरेस्ट सोशोलॉजिकली हम परसू कर ही रहे हैं। वाइड वैराइटीज ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हेल्थ के बारे में, आईटी, बायोटेक, नेटवर्किंग, डिफेंस, एनवायरनमेंट, हर चीज़ का समाज पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, ठीक। आईटी का क्या इम्पैक्ट है, सोशल मीडिया के थ्रू देख लो आप। डिफेंस का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है जी। एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट है, मल्टीपल लेवल पे आप स्टडी कर सकते हो, हर चीज़ सोशोलॉजिकल स्टडी हो जाती है। पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट भी आ चुका है। पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट क्या होता है, जहाँ मेटा नैरेटिव्स हैं। मेटा नैरेटिव का मतलब अगेन हम इसको चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे थोड़ा और डिटेल में, लेकिन आपको मैं बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टाइप ही होती है बहुत सारी चीज़ों की। तो मेटा नैरेटिव्स क्या होते हैं, ग्रैंड एक बात सी कर देते हैं कि जिसमें आपको अदरवाइज कोई चीज़ हो, जैसे लेट्स से अगर ये क्या करते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट, ये मेटा नैरेटिव्स को क्या डील कैसे करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं कि मेटा नैरेटिव्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे आप मान के चलो, जैसे पीछे डरखाइम ने बोला कि सुसाइड सोशोलॉजिकल फिनोमेना है, ठीक है। तो और कोई मान लो कोई और बंदा के बोल रहा है कि सुसाइड तो साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट होंगे, जो मॉडर्निज्म से भी आगे मानते हैं खुद को, हम तो उससे भी आगे निकल गए, पोस्ट हो गए हम तो उसके भी, ये कहते हैं कि ऐसे कह ही नहीं सकते कि ये साइकोलॉजिकल सोशल फिनोमेना है, इंडिविजुअल से भी नहीं पूछ सकते। तो बस ये हर चीज़ को लेके दे आर वेरी सिनिक, दे आर वेरी सिनिक एज इन दे आर रिजेक्टिंग ब्रॉड थ्योरीज। ये कह रहे हैं ब्रॉड थ्योरीज तो बन ही नहीं सकती आज के समाज में। जैसे आप देख रहे हो कि किसका सच सच माना जाए पता ही नहीं चलता हमें। तो आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि किसका सच सच माना जाए। तो जिसको ना आपने अभी एक नई एक लेटेस्ट एक टर्म आई थी यूएस में जब इलेक्शन हुए, ट्रंप वाले इलेक्शन, उसमें वर्ड आया था पोस्ट ट्रूथ, कि किसका सच है। हर चीज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ एविडेंस मिल जाता है। हिलरी क्लिंटन कुछ बोलती है, उसके लिए एविडेंस मिल गया हमें वहाँ पर। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोला, उसके लिए एविडेंस मिल गया। हर चीज़ इंडिया में होता है, बीजेपी कुछ बोलती है, उसके लिए भी हमारे पास एविडेंस है। कांग्रेस कुछ बोलती है, उसके लिए भी एविडेंस है। तो किसकी बात हम सच माने, हमें पता ही नहीं चलता। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या बोलते हैं कि हम लेट अस बी सिनिक एंड लेट अस नॉट एक्सेप्ट एनी थ्योरी, कि हर इंसान के पास अपने अपने सच के लिए फैक्ट्स अवेलेबल हैं, उसको प्रूव करने लगा रहेगा। तो असलियत क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है क्या, हमें पता ही नहीं, ठीक है। देखते हो नई नई चीज़ें आ रही हैं। मैं एग्जांपल वापस दे रहा हूँ ताजमहल का। कोई कह रहा है ताजमहल पहले लेट्स से वाज सम टेम्पल, ठीक है, और कोई बोलता है कि लेट्स से अलाउद्दीन खिलजी वाज बैड, कोई कह रहा है वाज गुड, ठीक है। औरंगजेब को लेके आता रहता है। तो सच है क्या, हमें पता ही नहीं। मेटा पोस्ट मॉडर्निस्ट तो क्या कहते हैं, लेट अस बी वेरी स्केप्टिक, हमें पता ही नहीं। एंड ट्रू और अनट्रू को डिफरेंशिएट करने का तरीका ही नहीं है कोई, हर बंदे के पास अपने अपने फैक्ट्स अवेलेबल हैं। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट है। जैक डेरिडा इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट एक थिंकर रहा। ये डीकंस्ट्रक्शन में विश्वास रखते हैं कि हर चीज़ को तोड़ कर देखो। कि लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूँ, मान लो बहुत ही सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं, कहीं आप जैसे सड़क पे चल रहे हो, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, वहाँ लिखा होता है मैन एट वर्क। मैन एट वर्क में तो औरतें भी काम कर रही हैं, है ना। डीकंस्ट्रक्ट करो लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज को तोड़ो कि मैन एट वर्क का मतलब क्या सच में मैन है कि नहीं, मैन नहीं, इसका मतलब ह्यूमंस काम कर रहे हैं। लेकिन देखो लैंग्वेज कितनी ज़्यादा पेट्रियार्कल लैंग्वेज है, कितनी ज़्यादा मेल्स को फेवर करती है। मैन एट वर्क लिखा हुआ है। आप कुछ भी अपना आंसर लिखते हो ना, कभी आप ट्राई करना यूपीएससी के जो आंसर लिखोगे आप, अपने आंसर में आप इनवेरिएबली यू विल यूज अ लॉट ऑफ ही, कि ही सेड, ही डैश, ही। जो आप किसी को जब लेट्स से थर्ड पर्सन को रेफर करते हो तो ही लिखना शुरू कर देते हो आप, शी नहीं लिखते कभी आप। तो जनरली टेंडेंसी क्या है कि हम दिमाग में इमेजिन भी ही की तरह ही करते हैं चीज़ों को। तो शी की तरह करोगे अगर आप, तो मेरे हिसाब से दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। ओके, तो डीकंस्ट्रक्ट करना
कि लैंग्वेज तो कभी भी कहते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी दिखाई नहीं सकती, लैंग्वेज तो बहुत चीज़ों से होके गुजरी है, जो लेट्स से ब्राह्मण्स ने अपनी तरह से मोल्ड कर दी, इंडिया में देखें तो मेल्स ने अपनी तरह से मोल्ड कर दी, तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है ही नहीं लैंग्वेज में भी। डेरिडा ये मानता है। माइकल फूको बोलता है कि डिस्कोर्स की जो डिस्कोर्स मतलब जो बातचीत चल रही है उसका एनालिसिस होना चाहिए कि ये बात हो क्यों रही है, कि क्या लेट्स से मैं अगर बोलता हूँ कि लेट्स से टाइम से औरतों को घर आ जाना चाहिए, तो ये मैंने से बात क्यों कही होगी, ये ऐसा डिस्कोर्स आया ही क्यों, उसका एनालिसिस करो आप, ठीक है, ओके। तो और कहते हैं क्योंकि क्यों मानते हैं, डिस्कोर्सेज में ही पावर है। डिस्कोर्सेज मतलब कहते हैं जो भी जिसके बारे में बात करते जाओगे, जिसके पास जितना डिस्कोर्स को शेप करने की, देखो डिस्कोर्स का मतलब डिस्कशंस को जितना शेप करने की पावर होगी किसी के पास, उतना ही वो पावरफुल इंसान है, ठीक है। अगर और ये क्योंकि क्यों बात हो रही है, क्योंकि कोई सच है कौन झूठ है हमें पता ही नहीं, बस मैंने शेप कर दिया डिस्कोर्स कि मेरी बात सच लगनी शुरू हो गई आपको, ओके। तो जैसे आपको देखो कितनी सारी जगहों पे ऐसा होता है कि लेट्स से आप एक सिंपल एग्जांपल हो कोचिंग सेंटर्स का, कोचिंग सेंटर्स में आपको बताते हैं कि देखो ये हमारा स्टूडेंट निकला, अच्छा पढ़ा रहे हैं अंदर, नहीं पढ़ा रहे हैं अंदर, आपको पता ही नहीं, बस आपके डिस्कोर्स शेप कर दिया आपके दिमाग में कि हम अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे तभी निकला बच्चा ये, ओके, ठीक है। एलन ब्राइमन क्या बोलता है कि लेटेस्ट जो प्रेजेंट फेज चल रहा है, एलन ब्राइमन हम पढ़ेंगे, हर लंबर्स में मेंशन है बहुत ज़्यादा। एलन ब्राइमन सेज कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो गई है सोशियोलॉजी आजकल, सब जो भी आपका पर्पस होता है, पर्पसिव रिसर्च हो गई है। अगर आपका पर्पस में लेट्स से आपको यूज करना है माइक्रो, तो आप माइक्रो यूज कर लेते हो, आपको यूज करना है मैक्रो यूज कर लेते हो, दोनों यूज करने हैं दोनों यूज कर लेते हो। आप अपने पर्पस के हिसाब से टूल्स वेरी करते रहते हो, जो आपको सोशियोलॉजिकल रिसर्च करनी है उसके हिसाब से ही आप अपना टूल चुनते हो। अब लोग कहते हैं, ये क्या मानता है एलन ब्राइमन, कि आजकल के सोशियोलॉजिस्ट कोई ऐसे स्टेडफास्ट या डॉगमैटिक नहीं है कि नहीं हम ऐसे ही, हम तो माइक्रो हैं हम मैक्रो हैं, कर इनवेरिएबली यूज़ कर रहे हैं वो एक दूसरे के टूल्स और किसी रिजल्ट पे। एंड इसके अपार्ट भी आप लिख सकते हो आंसर में कि स्कोप तो हिस्ट्री में बढ़ता गया। हमने 3 फेज पढ़े, इनिशियल फेज जिसमें ज़्यादा जोर क्या था, हिम पर, है ना, ह्यूमनिस्टिक इंडक्टिव मैक्रो हमने पढ़ा। देन सेकंड फेज आता है 1880s के बाद, जहाँ पर बात आती है 2 स्कूल में टूट जाएगी। सेकंड फेज में 2 फेज में टूट गई सोशियोलॉजी, एक फॉर्मल स्कूल माइक्रो पे आ गया एंड उसके बाद सिंथेटिक स्कूल, ये मैक्रो को ही चलाई जा रहे हैं। देन थर्ड फेज आता है, कह रहे नहीं माइक्रो मैक्रो अलग अलग नहीं है, माइक्रो मैक्रो अलग नहीं है, इनको जोड़ो। चौथे फेज में जो हम पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट फेज, ये बोलते हैं ये तो पोस्ट मॉडर्निज्म नाम की नई चीज़ आ गई, सभी को रिजेक्ट करते हैं, ना माइक्रो ना मैक्रो, कुछ है ही नहीं, ठीक है। और इसके अलावा भी हम बोलेंगे हिस्ट्री में हम देखें और भी हमें नई नई विचारधाराएं मिलती हैं सोशियोलॉजी में, जैसे मार्क्सिज्म। जो मार्क्सिज्म है या फेमिनिज्म है वो कहीं एज सच कहीं फिट नहीं हो पाता। वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजी बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की जो एग्जिस्टिंग चीज़ें चल रही हैं उन एग्जिस्टिंग चीज़ों को वो थोड़ा शक की नज़र से देखते हैं, ठीक है। कि मान लो अगर आपको कैपिटलिस्ट बोल रहा है कि मेरा, लेट्स से आपको सिंपल एग्जांपल लेके बताऊं यहाँ पर, कि आप इमेजिन करो कि आपको टीवी में ऐड आती है रेमंड्स की कंप्लीट मैन, कि जब तक आप वो कोट पैंट नहीं पहनोगे आप कंप्लीट मैन नहीं कहलाओगे। आपको लगता है हाँ भाई मुझे तो कोट पैंट पहनना चाहिए, शादी आ गई या फिर कुछ फंक्शन आ गया, कोट पैंट पहन के अच्छा दिखूंगा, आपके दिमाग में बनना शुरू होगी इमेज ये वाली कंप्लीट मैन की। तो ये कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट आके क्या बोलेंगे, आपकी उन्होंने क्या किया, डिस्कोर्स शेप कर दिया। अब आप सोच ही नहीं सकते, जिस तरह से ये चाहते हैं आपको सोचवाना ये कंपनीज वाले, आप सोचना शुरू कर देते हो, ठीक है जी। आप अपनी आपकी कोई सोच रही नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज क्या कहते हैं, इसलिए इनको रिजेक्ट करो, पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा हमें। कैपिटलिस्ट ने जो ये सिस्टम बना दिया है, हमें पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। आपकी जो विचारधाराएं एकदम बिल्कुल जो मोल्ड कर दी गई हैं, जो शेप जो आपको इस तरह से शेप कर दिया गया है कि कैपिटलिस्ट के आप चरणों में जाके पड़े रहो, उसी को जाके सारा कुछ अपना धन दौलत दे दो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट इसके खिलाफ हैं जनरली, कि ऐसा ही जो एग्जिस्टिंग विचारधारा इनको बदलना पड़ेगा। फेमिनिस्ट वाले क्या मानते हैं कि मेल्स ने ऐसा किया, ठीक है जी। वो कैपिटलिस्ट वगैरह की तरफ नहीं देखते, कि धन दौलत वालों को नहीं देखते, वो मेल्स पे इल्जाम डाल देते हैं फेमिनिस्ट। तो अकॉर्डिंगली कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट भी दुनिया में आए बहुत सारे, कार्ल मार्क्स उसमें से सबसे प्रधान है। तो ये हमारी बेसिक सी कहानी थी। एंड इसलिए हम लिखोगे स्कोप एक्सपैंडेड थ्रू आउट हिस्ट्री, जिसमें आप कॉन्फ्लिक्ट व्यू के बारे में बात करो एंड स्कोप को आप सोशियोलॉजी के बाकी जगहों से भी कंपेयर करके उसके थ्रू भी समझ सकते हो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्विक अपना रिविजन आप कर लेना इसको साइड में, कि इनिशियल सोशियोलॉजी का स्कोप क्या था, कि प्रॉब्लम्स एंड सोशल चेंज को समझने के लिए। देन इनिशियल फेज आता है जिसमें हिम अप्रोच डालेंगे हम, कुछ नाम ड्रॉप
ड्रॉप करोगे आप। देन सेकेंड फेज में आप बताओगे कि स्कोप बढ़ता गया, जिसमें मैक्रो वाला जो स्कूल आया वेबर ने उसकी प्रधानगी की एंड मैक्रो वाले का डरखाइम प्रधान बना हुआ है। तो मैक्रो जो माइक्रो वाले का फॉर्मल स्कूल कहलाया, कांत से इन्फ्लुएंस था, SUOR नाम की कोई चीज़ है, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगी आपको। वेबर, सिमल, वियरकांत, वैन वीज, टोनीज की बात करो। सिंथेटिक में डरखाइम, सोरोकिन, मैनहाइम की बात करो। आंसर बनना शुरू हो गया, बहुत अच्छा। थर्ड फेज में पार्सन्स, मर्टन, मिल्स एंड गिडन्स की बात की एंड एग्जिस्टिंग स्कूल जो थे वो भी आगे आगे बढ़े, फॉर्मल स्कूल एक्सपैंड हो गया। देन प्रेजेंट फेज में आप बताओ कि पोस्ट मॉडर्निज्म आ चुका है, आपकी पर्पसिव रिसर्च होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च होती है। इसके अलावा भी सोशोलॉजी में जो और भी कुछ विचारधाराएं चली हैं, मार्क्सियन फेमिनिज्म, आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। एंड मोर और लेस एज फार एज आई कैन से आपके 10 में से 8 नंबर तैयार हो सकते हैं अगर आप इतना अगर कर पाओ तो, ठीक है। इसके साथ अब आप रिट्जर का, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रिट्जर का आप चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर 1 का जो सेकंड हाफ है जो वो वाला, एंड चैप्टर नंबर 6, ये 2 चैप्टर रिट्जर के पढ़ने शुरू करो, आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बाकी हमारे नोट्स तो काफ़ी ज़्यादा आप ऑलरेडी हॉलिस्टिक हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड थोड़े वीडियोज़ अभी इनिशियली लंबे होंगे क्योंकि नया जैसे बहुत सारे लोगों ने शुरू किया है एंड टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो लेकिन विद टाइम आप रियलाइज़ करोगे कि इतने रिच हम काम करेंगे, इतना रिच हम काम कर रहे हैं कि आंसर जैसा मर्जी आए। इस बार 2017 का जो मेंस था, 16 का मेंस था, 15 का मेंस था, जनरली सिर्फ एक क्वेश्चन है तीनों मेंस में से निकाल के, सिर्फ एक क्वेश्चन जो हमारे नोट्स में से नहीं है। पेट्रियार्कल बार्गेन करके कोई क्वेश्चन आया था, बाकी वो कहीं भी इनफैक्ट किसी भी नोट में नहीं है क्योंकि वो थ्योरी ही बहुत लेटेस्ट है। और बाकी एक एक चीज़ हमारे नोट्स में है क्योंकि हम ना क्या, हमारा एजेंडा क्या रहेगा, लेट अस ओवर प्रिपेयर। हम ओवर प्रिपेयर करते हैं ताकि कहीं खतरा ना रहे कि ना कि ये चीज़ छूट गई, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सिलेबस पहले ही बहुत छोटा सिलेबस है, उसको भी हम और कट कर देंगे, तो इट डज नॉट मेक सेंस, लेट अस ओवर प्रिपेयर, ठीक है। एंड बाकी बीच में कमेंट्स करते रहो। आई होप यू आर अटेंडिंग द क्लासेस एंड आई होप लाइक यू लिसनिंग टिल द एंड। डू लिसन, क्योंकि हम 2-2, 2.5 घंटे वाली क्लासेस आधे घंटे में कवर करते हैं, तो इसीलिए रुक के भी कवर करो आप, ठीक है। और साथ में PDF अटैच करने शुरू कर देंगे आज के बाद से, और PDF के साथ साथ मार्क करते चलो। प्रिंटर लगाना है प्रिंटर ले लो, जैसे करना है आपकी मर्जी है, तो साथ साथ लिखते चलो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नए लेक्चर में, थैंक यू।